लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था कि सीरत को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको क्योंकि हम लोगों ने जो सीरत का कंसेप्ट है ये तो हमने क्लियरली अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिस्कस कर लिया था। इसकी डेफिनेशन, थीम, स्कोप, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस में जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी तो पांच चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई थी कि सबसे पहले तो ह्यूमन इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको पीस मिलना चाहिए, सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इक्वल जो हैं उनके वो होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज टू एजुकेशन एंड ऑल द रिसोर्सेज इक्वल होने चाहिए, और जस्टिस सबको मिलना चाहिए। ये है ग्लोबलाइजेशन का असल स्ट्रक्चर और उसका असल मकसद, और उसका असल जो पांच एलिमेंट्स हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हमें ये नहीं मिलते, लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी में देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ये पांच चीजें सब लोगों के लिए अशोर की थी। आप लोगों को मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, एक ट्रैवलिंग दिखाया था बाला बक्का से, यमन से ऊपर जॉर्डन तक का ना, बाला बक्का तक का सफर। अब यमन जो है वो साउथ में एक बॉर्डर है और बालाबक्का नॉर्थ में दूसरा बॉर्डर है। तो इन दो बॉर्डर्स के बीच में एक यंग गर्ल सोना उठा के ट्रैवल करे अकेला तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता था। ये थी सिक्योरिटी। और बाकी चीज़ें एग्जांपल्स भी हमने कोट की थी। यहीं से आगे हमारा जो स्टेप चल रहा है ना वो ये है कि आज हम कंपैरिजन करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चैलेंजेस थे। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम सीरत पढ़ते हैं तो वो हम देखते हैं उसका जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की लाइफ कैसी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की लाइफ कैसी हो गई। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो उसमें हमें देखना ये होगा कि कौन कौन से स्टेट्स थे एट द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन स्टेट्स का उस वक्त स्ट्रक्चर क्या था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर उसका क्या था। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे अरब के साथ कि अरब में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवाइव किया, और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिनको कंप्लीटली एब्रोगेट कर दिया। ठीक है। तो हमें फिर समझ में आएगा कि यार सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स किस तरह से आते हैं, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। एम आई मेकिंग दीज थिंग्स इजियर? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा आज का जो पॉइंट है, जी जी बोलिए। समवन वांटेड टू से समथिंग। हमारा आज का पॉइंट ये दो चीजें हैं, और इन दो में से भी बेसिकली हम लोग पॉइंट आउट करेंगे सिर्फ उन चीज़ों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के टाइम में थी। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा थीम था हदीस का, ठीक है, या स्कोप आप कह लें, थीम कह लें, कुछ भी कह लें, वो बेसिकली क्या था। वो था कि कोई भी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्लाइटली भी रिलेट कर रही हो वो हम सीरत के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसमें आप गौर से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे। और ये हिस्ट्री रिव्यू करने के लिए मैं आपको बता दूं, आई विल बी फोकसिंग ऑन अ बुक जिसका नाम है अपोस्टल ऑफ मर्सी। ठीक है। ये अबुल हसन अली नदवी रहीमहुल्लाह की किताब है, वन ऑफ द वेरी फेमस एंड ग्रेट स्कॉलर्स। और उनका जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर उनका जो काम है, थोड़े डिफरेंट थीम्स से, डिफरेंट टॉपिक्स से, लेकिन उनका बहुत बड़ा सर्विस है इस हवाले से। तो चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें। मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर आसान हो जाएगा मेरे लिए।
हेलो। आ जी जी सर, कंटिन्यू करिए जी, क्लियर है सर। चलें, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद बोलता रहूंगा तो मैं खुद ही समझता रहूंगा ना। तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताते रहा करें कि आप लोग मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। ठीक है जी। चलें जी, ओके जी। तो हुआ ये कि हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया, ग्लोब क्या था, उसका स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी अगली स्लाइड में हम इंशाल्लाह देखेंगे, इसको ले भी जाते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है। ये बेसिक थीम्स हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़े थे, आप लोगों को मैंने इसकी पूरी डिटेल्ड हमने डिस्कशन की थी। यहाँ से आगे अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की ज़िंदगी क्या थी। बाय द वे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये वो बड़े बड़े ऑलमोस्ट 45 या 60, 45 या राउंड अबाउट 50 बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं जो सीरत में हर इंसान को पता होने चाहिए। ठीक है। और ये एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। बल्कि मैं 1 मिनट आपके साथ इसको यूं शेयर भी कर देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ठीक। ये रहा। ये उर्दू जो क्या है कर हमारी सकते हैं? उम्मे अब्दुल्ला, इनके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये शॉर्टली आप लोगों के साथ ग्रुप में इसको शेयर कर एमा रहा हूँ। किधर हो? अब हम आगे चलते हैं जी। और टॉपिक हमारा है कि व्हाट वाज बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु पहले अलैहि उर्दू वसल्लम। करो। ठीक है। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की दुनिया कैसी थी, और इसको आप खुद रिलेट कर लेंगे आज के सर्कमस्टांसिस के साथ। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपके जहन में ये होना चाहिए कि तीन चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, किसी भी इंसान के सक्सेस के हवाले से हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसा है कि किसी ने कहा था कि आपने किसी का सक्सेस रेट अगर एनालाइज करना हो तो उसके लिए आपने बेसिकली तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि उस जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, और उसने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया। तो तीन चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया, चीज़ों को एनालाइज किया। अब मैं जो आपके सामने चीज लेके आ रहा हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑब्जेक्टिव क्या था। उस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो चैलेंजेस थे ग्लोबल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर, वो चैलेंजेस क्या थे। तो बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात आपने याद रखनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया है वो मक्का को चूज किया गया है। ठीक है। ये मैप आपको नजर आ रहा है। अब सर मक्का को सॉरी टू इंटरप्ट, आप थोड़ा सा अपना माइक करीब कर सकते हैं? आपकी आवाज को सुनने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा है। अच्छा। सॉरी। आपको सुनने के लिए जो है ना वाकई थोड़ा सा आपको अब आवाज क्लियर है। जी सर, अब बेहतर है पहले से। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा होता हूँ कि बार बार मुझे थोड़ा सा जगाते रहेंगे तो मैं जागता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि तीन चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्विसेज को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेवोल्यूशन को थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जो है ना वो लोग पढ़ते रहेंगे, नई नई चीज़ें उसमें से डिस्कवर करते रहेंगे। ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी, क्योंकि हमारे थीम से रिलेट करती है, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इसने फैसिनेट किया, इसलिए मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ कि तीन चीज़ें हैं। किसी भी इंसान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, और वो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है इन रिसोर्सेज से। ये तीन चीजें हैं जो किसी इंसान के सक्सेस क्राइटेरिया को देखने के लिए काफी होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो
ऑब्जेक्टिव था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था, उसको समझने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की दुनिया समझनी पड़ेगी। ये आप लोगों के सामने एक मैप है, बड़ा सादा सा मैप है। इसमें तीन बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये तीन कॉन्टिनेंट्स में आप लोगों के साथ थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों के पास इसकी शेयरिंग की क्वालिटी क्या आ रही है, होपफुली अच्छी आ रही होगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें एक ये थोड़ा ऑरेंज सा स्किन सा कलर है, ये सारा रोमन एम्पायर था, ठीक है। इससे सॉरी, ये सारा पर्शियन एम्पायर था, ये जो आपका राइट साइड के ऊपर ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर है, ये सारा का सारा रोमन एम्पायर था, ठीक है। ये इसमें इजिप्ट और ये पैलेस्टीन और इस तरह पूरा का पूरा जो है ना, ये एरिया अल्जीरिया से लेके तो यहाँ तक कैसरी तक आपका ये पूरा एरिया आ रहा था, ठीक है। इसी में आपका अभी तुर्की कुछ मेरे ख्याल से रशिया का कुछ हिस्सा आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब गौर से अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि ये है मदीना मुनव्वरा, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऑलमोस्ट मिडिल में। और इसी से थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो ये है मक्का मुकर्रमा। मक्का की नॉर्थ में मदीना है, और मदीना के बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर आप जाते हैं तो यहीं से ईस्ट की तरफ जो है वो आपका आ रहा है पर्शियन एम्पायर, और वेस्ट की तरफ आपका आ रहा है रोमन एम्पायर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में पर्शिया है, और नॉर्थ वेस्ट में रोमन एम्पायर है। ये दो बहुत बड़े एम्पायर्स हैं इस वक्त में भी, जो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स और जो पॉपुलेशंस हैं वो शायद इन्हीं एरिया में थी। और तीसरा बड़ा आपका जो कॉन्टिनेंट आ रहा था वो था ये अफ्रीका जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीन बड़े बड़े आजम थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में पॉपुलेटेड भी थे और पावरफुल भी थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मौजूद थे? तीनों कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल दरमियान में, आप समझ सकते हैं। यहाँ से पर्शिया की अप्रोच इजी है, यहाँ से रोमन एम्पायर की अप्रोच इजी है, और यहाँ से इधर अफ्रीका की अप्रोच इजी है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब किसी भी कंट्री को जब हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम पांच बड़े एलिमेंट्स को या चार, तीन या चार बड़े फैक्टर्स को हम पढ़ रहे होते हैं। उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसका रिलीजियस सिस्टम क्या था, उसका फाइनेंशियल सिस्टम क्या था, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है कि उस जमाने के लोगों के अंदर किस किस्म के ट्रेट्स आ चुके थे, किस किस्म के उनके बिहेवियर्स एस्टेब्लिश या डेवलप हो गए थे, ठीक है। तो बाय द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बात कर लेते हैं। ये आप याद रखिएगा कि रोमन और पर्शियन एम्पायर ये 630 ईस्वी की हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ इंटरेक्शन बढ़ा है, ठीक है। 610 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिली है। 622 या 23 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। और हिजरत के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 628 30 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे हैं लोगों को, ठीक है, सुलह हुदैबिया के बाद। तो ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, ये इस टाइम का है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आमुल वफूद आए थे। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब भी हम किसी कंट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि उसका रिलीजन क्या है, उसमें कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, और उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, उसका इनकम जनरेशन के क्या रिसोर्सेज होते हैं, टैक्सेस की उसकी क्या सूरत हाल थी, ठीक है। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि रिसोर्सेज किसी एक खास सोसाइटी के किसी एक खास सेगमेंट के पास थे और बाकी सारे लोग सफ़र कर रहे थे, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थी, क्या चल रहा था, ठीक है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ का कल्चर और सिविलाइजेशन और सोसाइटी कैसी थी।
अगर रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर में जो हिस्ट्री के अंदर चीज़ें हमें नज़र में आती हैं वो ये है, गिव टू रोम, गिव टू पॉप व्हाट बिलोंग्स टू पॉप एंड गिव टू द सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर। एक बड़े मशहूर इन लोगों की चीज़ थी कि दो चीज़ों को इन्होंने डिवाइड कर रखा था, कि रिलीजन जो है ये चर्च का होल एंड होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी हमारे जो भी सीजर हैं, और जो हमारी हायरार्की है ये उसका एक बहुत बड़ा वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो पब्लिक थी वो बेचारी अगर चर्च की बात मानती थी तो सीजर नाराज होता था, सीजर की बात मानती थी तो चर्च नाराज होता था, और चर्च का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि ये चर्च जो है ना, इसको, इस टर्म को गलत ना समझिएगा, या मैं आपको पहले बता दूं, दिस चर्च डज नॉट मीन आवर टूडेज जो इनके है ना इबादत की सेंचुरीज हैं, ये वाला चर्च नहीं। चर्च से मुराद एक खास किस्म का कंसेप्ट है कि रोमन एम्पायर के अंदर जो पॉप होता था उसका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होता था लोगों के ऊपर। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, रिलीजन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे एक चीज, फॉर गिव मी फादर बिकॉज आई हैव सीन, आपने मुख्तलिफ मूवीज में भी देखा होगा, पिक्चराइज किया हुआ होता है कि पॉप एक खुफिया जगह पे बैठा हुआ होता है और लोग बाहर आके विंडो पे उसके सामने कन्फेशन करते हैं, और उसके कुछ डोनेशंस वगैरह और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। लाइवली मैंने किसी चर्च में ऐसा ऑब्जर्व तो नहीं किया, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या इस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती। तो उस ज़माने में भी यही होता था, लोग बहुत बड़ी कुछ भी कर लें, आके चर्च में डोनेशन कर दें तो आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फैक्टर बन चुका था लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे होता क्या है, जब ये आपके पास कंसेप्ट ऑफ रिलीफ आता है ना, तो फिर आपके लिए जुर्म करना, जुल्म करना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकली हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में और इवन एट द टाइम ऑफ क्या नाम है उसका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने तक का आप टाइम देखें तो आप देखेंगे कि पैलेस्टाइन और जो हमारा था द डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा वगैरह, यरूशलेम को जब फतह किया था हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, तो यरूशलेम के लोगों ने टेक ओवर करने से पहले हज़रत उमर से कहा था कि हज़रत उमर अब मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, और हज़रत उमर के जो जर्नल्स हैं वो उन्होंने जो यरूशलेम है उसको सीज किया हुआ है, एंड दे आर अबाउट टू कंकर इट। उन लोगों ने एक डिमांड रखी कि यार सिर्फ एक डिमांड है हमारी, कि हम ये शहर हैंड ओवर तो करेंगे लेकिन आपके खलीफा के हैंड ओवर करेंगे, हम उसके किसी नुमाइंदे के हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो वॉर से बचने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को मदीना मुनव्वरा से आना पड़ा। बड़ी मशहूर, आप लोगों ने ये वाकया सुना होगा। लेकिन हजरत तब वो हजरत ये जो थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इनके ज़माने में आप देखते हैं तो ये हिस्ट्री में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप वुल्फनसन की हिस्ट्री उठा के देख लें, या जितने भी क्रिश्चियन हिस्टोरियंस उस इंसिडेंट को लिखते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से, तो वो ये भी कहते हैं कि जब मुसलमानों से यरूशलेम लिया गया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से 85 या 90 इयर्स बिफोर, तो इतना जुल्म किया गया वहां पे कि जब वो लोग फतह करके यरूशलेम में दाखिल हुए तो उनके घोड़े जो थे उनके घुटने इंसानों के खून में डूबे हुए थे। अब ये उस जमाने की बात है जिस जिस वक्त यूरोप के अंदर काफी ज्यादा मेरे ख्याल से इंसानियत मौजूद थी। अब अगर आप इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ले जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत उमर को खुद यरूशलेम के लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता है हमें रोमन एम्पायर से बचा लें, ठीक है। तो इतना जुल्म हो रहा था। इधर सीरिया की तरफ देखें तो भी जुल्म हो रहा था, और ये
वह आज के दौर में इस वक्त में स्पेशली समझना कोई मुश्किल नहीं है। जितने भी ह्यूमैनिटेरियंस हैं, जितने भी लोग इंसानियत का दावा करते हैं, आप देख लें फ़लस्तीन में क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। ये रोमन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अगेंस्ट जब रिवॉल्ट्स होते थे 533 एडी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30-40 साल पहले, रोमन एम्पायर के अंदर, रोमन एम्पायर के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट हुई थी। ठीक है, और उस रिवॉल्ट में 30-40 हजार लोग एक ही दिन में मारे गए थे। ठीक है, तो ये यानी कि सिक्योरिटी किसी को नहीं थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि यार रात को सुकून से सो रहे हैं, सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आपने इटली का क्लोसियम देखा होगा। ठीक है, अब रिलीजन के ऊपर बात वापस आते हैं, फिर मैं आपको इसकी सोसाइटी पे लेके जाऊंगा। इस सब के बावजूद आपने देखा होगा चर्च के अंदर इंडिविजुअलिज्म प्रैक्टिस की जा रही थी। नन्स वहां पे होती थी, पॉप्स होते थे जो कभी शादी नहीं करते थे। ठीक है, जो ये कहते थे कि यार दौलत हमने नहीं लेनी। आप मिडिएवल एजेस से पहले आपने ये भी देखा होगा कि रोमन एम्पायर के बहुत से लोग और बहुत से एथनिक ग्रुप्स ऐसे थे जो अपने आप को पानी से धोना गुनाह समझते थे। ठीक है, रहबानियत इख्तियार की हुई थी इन लोगों ने। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो इन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कोलोसियम्स भी बनाए हुए थे जहां पे ये इंसानों के लड़वाते थे। कैन यू इमेजिन, एक तरफ तो इनका ये क्लेम है कि हम दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ इनकी सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है कि जिसने अपनी जिंदगी का पूरा ऑब्जेक्टिव ही दुनिया को बना रखा है। बात समझ में आ रही है? यानी ये दो 180 डिग्रीज के ऊपर एक दूसरे से मुख्तलिफ किस्म के लोग एक ही सोसाइटी में रह रहे थे। होपफुली कि मैं आपको ये पॉइंट समझा सका हूं कि किस तरह से रोमन एम्पायर की सोसाइटी डिवाइडेड थी। वो सोसाइटी जिसने 500 साल तक दुनिया के ऊपर हुकूमत की। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट जो है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए और उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह था एट दैट टाइम। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चैलेंजेस क्या है। अब इस सारे इंटरटेनमेंट को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ऐसा बजट चाहिए, आपको ऐसे फाइनेंसिस चाहिए जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकें। अब वो पूरी आप कैसे करेंगे, ये अय्याशियाँ आपको कहाँ से मिलेंगी? ऑब्वियसली आपने खुद तो जॉब नहीं करनी, आपने तो उन लोगों से पैसा लेना है जो काम कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने के मुताबिक, जो फार्मर्स थे या जो भी जॉब होल्डर्स थे जिनको हम गुलाम कहते थे उस जमाने में, उनके ऊपर बड़े हैवी टैक्सेस लगे हुए होते थे। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो शाहराहों के ऊपर बड़े बड़े टैक्स होल्ड कलेक्टर्स बैठे होते थे, जिसको आप टोल प्लाजा टाइप कह सकते हैं। तो इतने ज्यादा टैक्सेस थे कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इससे लाइफ डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। दूसरी तरफ अगर हम पर्शियन एम्पायर की बात करते हैं तो पर्शिया भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। पर्शियन, अलबत्ता पर्शिया में ये था कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे थे। पर्शिया में पहले एक रिलीजियस रिवोल्ट आया। ये स्टार्ट किया था जोरोएस्टर ने। जोरोएस्टर, कुछ लोग कहते हैं जैसे मनाजिर एहसन गिलानी कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी थे, लेकिन इनकी बुक जो है वो करप्ट कर दी गई और बाद में उनके फॉलोअर्स जो है वो मजूसी बन गए, फायर वर्शिपर्स बन गए, पारसी वगैरह बन गए। ठीक है, सर आपकी आवाज फिर जोरोएस्टर, आई है बहुत। आवाज फिर कम हो गई, अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो जोरोएस्टर ने एक रिलीजन स्टार्ट किया, लेकिन इनसे पहले शायद जो सबसे पहला हमें मेसोपोटामिया और पर्शिया के अंदर हमें जो रिलीजियस लीडर मिलता है वो है मानी। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था मोनिकिज्म। ठीक है, और मोनिकिज्म भी इंडिविजुअलिज्म जैसी ही एक चीज थी, यानी दुनिया में कुछ नहीं आप ले सकते।
इतना खाना खाएं आप जिंदा रह सकें, इतना लिबास पहने आपके प्राइवेट पार्ट्स कवर हो सकें, इसके अलावा दुनिया में आपका कोई हक नहीं है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल नहीं है। इंसान को लिबास की भी ज़रूरत है, रिहाइश की भी ज़रूरत है, कंपेनियनशिप की भी ज़रूरत है। इंसान को फ्लेवर्स भी अच्छे लगते हैं, इंसान को खुशबुएं भी अच्छी लगती हैं। ही वांट्स टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। तो फितरत के खिलाफ एक चीज़ थी। तो कुछ अरसे तक तो उसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट किया जाता रहा, लेकिन फिर बाय एक साहब आए जिनका नाम था मजदक। मजदइज्म इन्होंने लॉन्च किया, और इन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो मौनी कह रहे थे वो टोटली गलत था। अब हम लोगों को इससे 180 डिग्रीज दूसरी डायरेक्शन में जाना है। यानी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ओनली फॉर यू, और आप इसे बाय हुक्स और बाय क्रुक्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था? कोई भी किसी से सिक्योर नहीं था। मुझे किसी का घोड़ा पसंद आ रहा है, वो नहीं दे रहा, मैं उसे कत्ल करके घोड़ा ले सकता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये मजदइज्म की जो बेसिक कंसेप्ट था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है। तो जब ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस पर्शियन एम्पायर में होते चले गए, तो जिसके पास जितनी ज्यादा पावर थी, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रेस्टीज थी, उसने अपने उस पावर को यूज किया। और जो एम्परर्स थे उन लोगों के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया के अंदर हम खुदा का री इनकारनेशन हैं। इसलिए ना सिर्फ हम जैसे आपने चाइनीज मूवीज देखी होंगी जिसमें शहंशाह को बाकायदा सजदा किया जाता था, इसी तरह पर्शियन एम्पायर के अंदर भी यही कुछ होता था कि वो जो चौसरोज होता था उसको खुदा का री इनकारनेशन माना जाता था। ये जो 300 मूवी थी ना, उसमें आपका जरकसीज जिस तरह से उसको डिपिक्ट किया गया था वहां पे, बिल्कुल वैसी ही एक चीज इनके सारे के सारे एम्परर्स होते थे। ठीक है। होपफुली आई हैव क्लियर्ड दिस सर। दूसरी तरफ, अब इतनी बड़ी पावर है और ये एक ही बंदे के पास है, तो उस बंदे के जो बच्चे होते थे या उसकी फैमिली के जो बाकी लोग होते थे ना, वो उससे जेलस होते थे और कहते थे कि यार इसको अगर इतनी पावर मिली हुई है तो ये पावर हम क्यों ना ले लें। ठीक है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आए हैं कि जहाँ पे एम्परर को कत्ल करके उसके अपने बेटे तख्तों पे बैठ गए जाके। ठीक है। आपका जो लास्ट आपका जो किंग था, चौसरोज परवेज जिसको कहते हैं, उसको खुद उसके बेटे ने कत्ल किया था। ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त जो नौशेरवान दी जस्ट इस वक्त हमारी हिस्ट्री में बड़ा मशहूर आदमी है। ये बड़ा ये माना जाता था कि जो सैसनेड डायनेस्टी गुजरी है पर्शियन एम्पायर के अंदर, जिसका आखिरी चौसरोज परवेज या उसका बेटा था, तो उसमें सबसे ज्यादा पोलाइट जेंटल ये माना जाता था नौशेरवान आदिल। एक मर्तबा इसने अपने कोर्ट में लोगों से कहा कि यार मैं हमारे महल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टैक्स इंक्रीज कर दूं। लोगों ने कहा बादशाह सलामत, क्या खूबसूरत फैसला किया, कर दीजिए। तो कहने लगे नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं कहीं लोगों पे जुल्म तो नहीं कर रहा। तो लोगों ने कहा नहीं बादशाह सलामत, आपका फैसला बरहक है। उन्होंने तीसरी मर्तबा पूछा कि यार अगर कोई इसके ऊपर कोई एतराज है तो बताओ। एक दरबारी उठा और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका फैसला तो बरहक है, लेकिन अवाम शायद इतना ज्यादा बोझ बर्दाश्त ना कर सके। तो नौशरवान आदिल ने अपने बाकी दरबारियों से ये कहा कि बाकी कोर्ट के लोगों से, पार्लियामेंट मेंबर्स से, कि दरबारियों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये बंदा अपने बादशाह के खिलाफ आवाज उठाता है, क्या किया जाए इसका। ने कहा बादशाह सलामत, आप बरहक हैं, जो हुक्म फरमाएंगे सादर होगा। उस बंदे को वहीं पे डेथ पेनल्टी दे दी गई और उसे वहीं पे कत्ल कर दिया गया। ये था नौशेरवान आदिल। जो सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जहन में एक बात बैठ गई थी कि यार पावर जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। वी आर एवरीथिंग। ठीक है। नथिंग कैन टच अस। ठीक। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इंडिया, जहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कि इंडियन मूवीज के अंदर एक चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से डिपिक्ट किया जाता है कि दुनिया का कोई भी काम, कोई भी चीज जो है ना, वो हमारे संस्कृत में
या हमारे वेदास में और उपनिषद्स में और इन चीज़ों से बाहर नहीं है। हर चीज हमारे वेदास से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एक खास किस्म की मेंटालिटी होती है। लेकिन उस जमाने के इंडिया को जब हम देखते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था, तो उसकी हमें कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलती नहीं, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी नहीं। और इसी तरह जो यूरोप है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस नहीं थी। ये तो ओवरऑल सिचुएशन हो गई दुनिया की, यानी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था दुनिया का। हर इंसान जिसके पास थोड़ी सी पावर थी, वो समझता था कि आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम एवरीथिंग, ठीक है। और जिस बेचारे के पास कुछ नहीं होता था, वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी दुनिया में बाकी जगहों पे, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, अफ्रीका के अंदर और बाकी जो इलाके थे ना, उनमें एक चीज कॉमन थी, और वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी था, एक सेंट्रल स्टेट था और उसके अंडर सारे रहते थे, ठीक है। और पर्शियन एम्पायर के अंदर और रोमन एम्पायर के अंदर जो दूसरी चीज कॉमन थी, वो था सम रिलीजन, ठीक है। मानी के बारे में, मजदक के बारे में, जोरोएस्टर के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी थे, लेकिन बाद में इनकी तालीमात जो हैं वो बदल दी गई, ठीक है। यानी उनके पास ये कंसेप्ट था, ठीक है। और तीसरी चीज कॉमन थी, इनके रिलीजियस लीडर्स। बात समझ में आ रही है? अब ऑन द कंट्ररी, जब हम अरब पेनिनसुला को देखते हैं, जो एक तरफ से रोमन एम्पायर के साथ था, दूसरी तरफ से पर्शियन एम्पायर के साथ था, तीसरी तरफ से अफ्रीकन एम्पायर के साथ था, तो ये लोग आज़ाद थे। इनकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। छोटे छोटे ट्राइब्स में ये रहते थे, किसी की मानते नहीं थे। और मजहब में भी इनका ज्यादातर कंसेप्ट जो है ना, वो अपने सोसाइटी के अंदर जो चीज, जो टैबूज चल पड़े तो वो चल पड़े, ठीक है। इसको यूं समझ सकते हैं आप कि ये बिल्कुल एक क्लीन स्लेट थी, जिसको खाली करने की जरूरत नहीं थी, उसको सिर्फ भरने की जरूरत थी। बात समझ में आ रही है? ये एक पॉइंट था जिसको हम अपने अगले लेक्चर में दोबारा से डिस्कस करेंगे कि अरब एम्पायर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। होपफुली मैं आपको ये दो स्टेट्स की सिचुएशन समझा सका हूँ। और वजह क्या है, मैं सिर्फ आज आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो आगे चलेंगे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैलेंजेस के ऊपर, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे सिनेरियो को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। और टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा कि वो टाइम पीरियड कितना था। 632 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, और 628 में सुलह हुदैबिया होती है। ये जितने भी चेंजेस आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अरब की कंडीशंस को बताते हुए, ये आपके पिक्चर आपके सामने है। इसके ऊपर मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक डिस्कशन करूंगा। इन सारे सिनेरियो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज कर दिया विद इन, यूं समझ लें कि 4 years आफ्टर सुलह हुदैबिया अप टिल हिज डिमाइस। वो कैसे किया, ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा।